Hello, am I audible? Welcome, welcome. विलक में आपका स्वागत है. So, hello, hello, hello. चलो ज्वाइन तो कर रहे हो. टेक्स्ट में भी आ जाओ बेटा. चैट में मुझे पता चल जाए कि आप लोग हो. हाय अभिषेक, कैसे हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अभी मेरी हिंदी जो है ना और शुद्ध होती चली है आप लोगों के साथ रह रहे. क्या आप मुझे जानते हो? अभिषेक, ओ अभिषेक. ओके, तो चलो. एक्चुअली कैसा है मालूम है, ये मुझे रिसर्च पढ़ाने में ना क्राइम पेट्रोल वाला सीन याद आ जाता है, इसलिए बड़ी मजा आ जाती है. सो लेट मी स्टार्ट. हाय मीका. चलो, मेघा आ गई, अभिषेक आ गए, बाकी दूसरे भी अपने आप आ जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अवर टॉपिक. तो लेट मी स्टार्ट. कल हमने देखा था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के मेथड किस तरह के हैं, कितने तरह के रिसर्च होते हैं और कौन कौन से होते हैं, है ना. द टू वर्ड स्पेशली और सर्च भी हमने देख लिया, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी. ओके. रिसर्च एथिक्स देख लिया था हमने कि क्या कहलाते हैं, रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर भी होता है. जैसे हमने नहीं डिसाइड करके लिया हुआ था तो उसे हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर. ओके. क्वालिटेटिव भी देख लिया था, क्वांटिटेटिव, कंसेप्चुअल, एम्पेरिकल, इनोवेटिव, एक्सपोज, ये भी देख लिया था. देन यहाँ पर आ जाते सैंपल. ओके. आई एम फाइन डियर. तो चलो आ जाते हमारे टॉपिक पर, वरना अगर हमारी बातें शुरू हो गई तो फिर हम टॉपिक रह जाएगा. नाउ आई हैव टू बी स्टार्ट अवर टॉपिक. सो सैंपल. सैंपल कैसा होता है माने में, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैंपल. कोई बात नहीं. सैंपल का अंडरस्टैंडिंग करना होता है मीनिंग को. इट इज इम्पोर्टेंट अबाउट इट कि देखो, अगर हम लोगों को ब्लड, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसके लिए हमको ब्लड सैंपल देना पड़ेगा. उसी तरह अगर हमको रिसर्च में किसी भी तरीका का रिसर्च करना है तो उन्हें हमें सैंपल भी देना पड़ेगा. या हमने कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया, मेल का किया, फीमेल का किया, उसके बाद इलिटरेट का किया, लिटरेट का किया, और उसके बाद क्वालिफाइड का किया, अनक्वालिफाइड का किया. उसके बाद जो है इन तरह के प्रोसीजर को, डाटा को कलेक्ट करना, इसे हम कहते हैं सैंपल. ओके. जिसे हम कहते हैं नमूना. परिचयन का अर्थ समझने के लिए पहले प्रतिदर्श का अर्थ समझना बहुत आवश्यकता है. एक नमूना पूरी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखता है. इसे पूरे नमूने के प्रतिदिन के रूप में निकाला जाता है और इसे जनसंख्या की विशेषताओं के रूप में भी माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे सैंपल का मतलब लगता था कि रैंडमली कोई एक आधे स्टेट को कलेक्ट कर लो और सैंपल ले लो. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आप डाटा कलेक्शन करो, जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र के अंदर हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी ग्राम पंचायत है. ओके. तो उस ग्राम पंचायत में से 15 ग्राम पंचायत है, ये भी बता देती हूँ. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 ग्राम पंचायत है, तो मैं 15 में से 7 ले लूंगी रैंडमली, ऐसा नहीं चलेगा. मुझे 15 के 15, पूरे के पूरे 15 के 15 पंचायत में से मुझे, अभी अगर वहाँ की आबादी कितनी है, एक पंचायत के अंदर आबादी है, मतलब एक गांव के अंदर आबादी है 100 लोगों की,
तो मुझे एक गांव में से 30 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, दूसरे में से 50 लोगों का करना है, तीसरे में से 100 लोगों का करना है. इट इज कॉल्ड अ सैंपल. ओके. So now sampling is the process of selecting the group of which data are to be collected. Check the opinion of a consumer to a newly launched product. A survey, 200 customer were collected. Subject other than the research methodology. Sampling is seen as a selecting a subset from the entire population from which data is gathered. यहाँ पर आ जाता है सैंपल को फ्रेम कैसे किया जाता है ना. हम उसको फ्रेम लगाकर ऐसा दीवार पे तो नहीं लगा देंगे. तो एग्जैक्टली सैंपल को फ्रेम कैसे करेंगे, मतलब उसको डिजाइन कैसे करेंगे, उसका कलेक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. जैसे अगर हम लोगों को मैच द पैर अगर आ जाता है तो हम कैसे स्केल पेंसिल लेते, कॉलम्स ड्रॉ करते. तो एग्जैक्टली सैंपल को भी हमको फ्रेम करना पड़ेगा. ऑल्सो कॉल्ड अ सर्वे फ्रेम. इट इज अ लीस्ट फ्रॉम विच अ सैंपल यूनिट आर सिलेक्टेड. इट इज अ एक्चुअल कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट. This is a complete list of all units that will be considered as a sample. The sample frame is considered the basis of a several type of a sample technique, like a simple random sampling, where there are the unit hold an equal chance to getting a selected from the listed. देखो अगर वन बाय वन हम चीज को चांस देते जाएंगे, बाबा आ जाओ, तुम पास तुम फेल, तुम पास तुम फेल, वन बाय वन चांस देना या रैंडमली सिलेक्ट करना, इनके पिंकी डोंकी आ जाओ, कौन है डोंकी. सिंपल है. तो नंबर ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैम्पलिंग फ्रेम. तो उसकी एक स्ट्रक्चर कैसा है, कि स्ट्रक्चर को बनाने का अच्छा तरीका क्या है. तो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक आर एक्सपेक्टेड इन द सैम्पलिंग फ्रेम व्हिच इज मेक इट अ गुड सैम्पलिंग फ्रेम. सम ऑफ द दीस कैरेक्टरिस्टिक आर अ सैम्पलिंग फ्रेम मस्ट इंक्लूडिंग एवरीवन इज अ टारगेटिंग अ डेमोग्राफिक. हम जो है डेमोग्राफिक, अब डेमोग्राफिक क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है डेमोग्राफिक क्या होता है बिना गूगल सर्च किए. चलो आपके पास है 10 सेकेंड. आपका समय शुरू होता है अब. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अरे यार कोई तो बता दो. लोकतंत्र, पॉपुलेशन, रिलीजन, लैंग्वेज. एग्जैक्टली अभिषेक, बराबर है आपका. अंकित, लोकतंत्र. यहाँ पर हम लोग को लोकतंत्र मतलब जनसंख्या के क्रिया के शामिल किया जाता है जैसा नमूना. हाँ, ये गवर्नमेंट का मतलब कैसा होता है मालूम है. गुड सैम्पलिंग को यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सैम्पलिंग को जो कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग को डेमोग्राफिकली कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का खाना, यानी पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के लोगों की आबादी क्या है, वहाँ के लोग कौन से एटमोसफियर में रहते हैं, वहाँ के अंदर मतलब पूरा की पूरा हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल पूरा बैकग्राउंड, जोग्राफिकल पूरा बैकग्राउंड रीड करना है. इट इज कॉल्ड अ डेमोग्राफिक. The sampling frame must be exclude everyone who is not a part of a target group. The list has each member identified with a unique number of assigned to it. There should be no duplication of a data. The list is very systematically sorted in the term of alphabet. The information related to the samples must be updated in the sampling frame accordingly. मतलब कैसा है कि हम लोग क्या करते हैं, must be excluded everyone who is not a part of the target group. अभी हमने किसी को टारगेट नहीं बना के चला है कि बाबा ये ग्रुप में से हम लोगों को 100 लोगों का, अब मैंने बताया एक गांव में 100 लोग रहते, तो मैं डिसाइड करूंगी कि जिन 50 लोगों को मैं जानती हूँ उनके पास ही जाकर डाटा कलेक्ट करूंगी. नहीं, मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टारगेट बनाना होगा कि 100 में से 50 लोगों का तो डाटा करना है. लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बी प्रीफर्ड कि इसको टारगेट की बस यही आदमी से पूछ लेंगे और कलेक्शन कर लेंगे. नो, the list has each member identified with a unique number of assigned to it. These should be no duplication of a data. यहाँ पे डाटा का duplications नहीं होता. The list is very systematically sorted in the term of alphabetical order. जब हम एक्सेल में रिकॉर्ड बनाते हैं ऑफिशियली, या अगर हम लोग किसी स्कूल में रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना, तो फीस वगैरह का, ये बच्चा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बच्चा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, इसकी इतनी फीस है, इसकी इतनी फीस है, तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिकली नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर हम उसको लॉन्च कर देते हैं. The information related to the sample must be updated in the sampling frame accordingly. हर एक चीज को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Type of sampling method. The several type of a sampling and all these are the very important from the exam perspective. The sampling type is broadly divided into the probability and non-probability. Probability मतलब randomly, जो देखो अगर हम लोग
प्रोबेबिलिटी को मैं आपको कैसे, हाँ लूडो खेलते हो आप, लूडो है ना, आप प्रोबेबिलिटी यानी किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 3 चांस मिलेगा, किसी को 4, तो यानी हम प्रोबेबिलिटी वाइज जाएंगे, रैंडमली जाएंगे। आज पहले नंबर को चूज किया तो चलो कल 6 नंबर को चूज करेंगे, कल 4 नंबर को चूज करेंगे, कल 3, तो इट इज कॉल्ड अ व्हाट, प्रोबेबिलिटी। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमली 1 बाय 1 आप ले लो, पहले 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को लिया। जब लाइन वाइज जाएंगे तो रैंडमली हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जब हम स्किप करेंगे मतलब किसी को भी कुछ भी डाइज आएगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाता है विद द फ्यूचर सब डिविजन इन द ईच कैटेगरी द डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग आर डिस्कस बिलो। यहाँ पर उन्होंने डिस्कस करना बताया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको बता दिया कि रैंडमली हम जो मतलब कैसे करेंगे कि पहले 1 को सिलेक्ट करेगा, फिर 4 को सिलेक्ट करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आ गया सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी चांस दे दिया भाई, चलो 1 बाय 1 आते जाओ आते जाओ आते जाओ। इंडियन आइडल के लिए लोग आ गए, लाइन लगा दिए, तो हमने नंबर वाइज दे दिया। डॉक्टर के क्लिनिक में पेशेंट आ गए, सबको टोकन नंबर दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, टोकन नंबर 1 आप आ सकते हैं अंदर। चलिए ओके, इट इज व्हाट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Systematic sampling. It is a selection process. A sample unit is a quite similar to the simple random. यानी थोड़ा बहुत सिंपल यानी सिस्टमेटिकली मतलब हम लोगों ने सिस्टम बना के रख दिया कि बाबा ऐसे प्रोसीजर से जाना है। पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये एक ग्रुप बना के चलेंगे। पहले ग्रुप नंबर ए में से हम एक एक को बुलाते जाएंगे, फिर ग्रुप नंबर 2 में से एक एक को बुलाते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिकली सैंपल। तो सिस्टमेटिकली और रैंडमली एक दूसरे से थोड़े मिक्स मैच हो जाते हैं। The sampling unit are selected regularly interval. The unit involve the population hold equal chance to getting a selection. Selecting every fifth unit or selecting in the multiple of 9. या हम 5 में से 1 को चुनेंगे या मल्टीपल 9 में से 1 को चुनेंगे, नहीं 10 में से 1 को पहले उठा लिया, बताए ना, सब ग्रुप में से किसी एक को पहले उठा लिया। चलो ये आपका ग्रुप है, चलो आपके ग्रुप में से पहले कौन आना चाहता है, फिर कौन आना चाहता है। तो ये क्या हो गया, रैंडमली तो हम बुला रहे लेकिन ग्रुप वाइज डिवाइड कर करके। Okay, so this one is good. Now, stratified sampling. हेलो, वालेकुम, मैं बाद में कॉल करती हूँ जरा लेक्चर में। Stratified sampling. Here is the entire population is divided into several subparts called the homogeneous strata. Each startup is a different from the other. It is divided according to the common characteristic or element chosen. The line which is usually asked in the exam is that in the stratified sampling, the group of strata and homogeneous within the heterogeneous among themselves. यानी stratified sampling के अंदर क्या हो गया, देखो सत्रीकृत नमूनाकरण, यहाँ पूरी आबादी को कई उपभागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सजितीय सत्र कहा जाता है। प्रत्येक स्तर दूसरों से भिन्न होता है और चुने गए तत्वों की एक सामान्य विशेषता के अनुसार विभाजित होता है। आमतौर पर परीक्षा में जो लाइन पूछी जाती है वे ये है कि रसक्रिया नमूने में समूह या स्तर आपस में सजातीय और विषम होते हैं या नहीं। देखो मैंने कहा ना इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए जा रहे, तो मुझे हिंदी सिनेमा के लिए सॉन्ग गाना है, तो राजस्थान वाला भी वो कर रहा है, बंगाल वाला भी कर रहा है, गुजरात वाला भी कर रहा है, हरियाणा वाला भी कर रहा है, बिहार वाला भी कर रहा है, जम्मू कश्मीर वाला भी कर रहा है, और कर्नाटक वाला भी कर रहा है, केरला वाला भी अप्लाई कर रहा है, और महाराष्ट्र वाला भी अप्लाई कर रहा है। तो उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइंग सैम्पलिंग, यानी हम लोग अलग अलग कंट्री से एक फील्ड को चूज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। It is what homogeneous or heterogeneous among themselves. Here, each stratum is only a correct representation of some population as it is hold only some of the characteristics of a population, which selecting a sample unit are drawn from the both group to get a correct representation of a population. Stratifying sampling is a very good way to remove the biases from the research work done. देखो इसके अंदर क्या हो जाता है, हर एक कंट्री को चांस मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये वाली कंट्री का बंदा अच्छा था, वो वाली कंट्री का बंदा भी बहुत ज्यादा अच्छा था। हम सबको इक्वालिटी चांस देते हैं, सैम्पलिंग के हिसाब से करेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम रिसर्च वर्क में इस मैथड को यूज करते हैं तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से
हर एक एरिया के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लगाते हैं। यहाँ प्रत्येक स्तर केवल कुछ जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या की केवल कुछ विशेषताएं होती है। नमूने का चयन करते समय जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए दोनों समूहों को इकाइयां ली जाती है। किए गए शोध कार्य से पूर्वग्रहों को दूर करने के लिए स्थातिक या नमूनाकरण एक बहुत अच्छा तरीका है। Cluster sampling. Here the entire population is divided into the subgroup, where each cluster is representative of the entire population. Cluster are the homogeneous among themselves and the heterogeneous within, where while selecting the element instead of a pulling out an element from the individual subgroup, the group divided are selected a whole. Cluster sampling मतलब यस, क्लस्टर सैम्पलिंग और बता रही बेटा, हिंदी में भी बता रही हूँ। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को दोनों को भी रखता है। मतलब एक ग्रुप है, अब एक ग्रुप में से हमने किसी एक को उठा लिया, पुलिंग आउट एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सब ग्रुप में से, यानी अलग अलग 10 ग्रुप बना के रखे, 10 ग्रुप में से एक ग्रुप के बंदे को उठा के सिलेक्ट कर लिया पहले, तो पुलिंग आउट ऑफ वन ग्रुप के अंदर के एलिमेंट को, तो उसे कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर नमूनाकरण, ये पूरी आबादी को उप समूहों में विभाजित किया जाता है, जहां प्रत्येक क्लस्टर पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व होता है। क्लस्टर आपस में सजातीय और भीतर विषम है। ये तत्वों का चयन करते समय अलग अलग उप समूहों को तत्वों का बाहर निकालने का बजाय विभाजित समूहों को एक पूरे के रूप में चुना जाता है। Central limit theorem. The central limit theorem, which is a statistical theory, states that when a large sample size has a finite variance, the sample will be normally distributed, and the mean of a sample will be approximately equal to the mean of a whole population. यानी सेंट्रल लिमिटेड थियरम, यानी हम लोग एक अंदाजा लगाना है, यहाँ का ज्यादा है वहाँ का कम है, तो एक मीन निकाल लेते हैं, एरिया वाइज एक मीन बना के चलते हैं। तो मीन बना के चलना, तो इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ अ होल पॉपुलेशन। केंद्रीय सीमा प्रमेय। केंद्रीय सीमा प्रमेय जो एक संख्या क्रिया सिद्धांत है, कहता है कि जब एक बड़े नमूने के आकार में परिमित विभिन्नता होती है, तो नमूने सामान्य रूप से वितरित किए जाएंगे और नमूनों का माध्य लगभग पूरी जनसंख्या के माध्यम के बराबर होगा। In other words, the central limit theorem states that for any population with mean and standard deviation, the distribution of the sample mean of a sample size n and has a mean and a standard deviation. दूसरे शब्दों में केंद्रीय सीमा प्रमेय में कहा गया है कि मध्य और मानक विचलन वाली किसी भी आबादी के लिए नमूना आकार n के लिए नमूना माध्य का वितरण मतलब u और मानक विचलन डेविएशंस का साइन लेगा। As the sample size gets bigger and bigger, the mean of the sample will get closer to the actual population mean. देखो कैसा हो जाता है, जैसा हमारा सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा, तो हम एक्चुअल पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी जैसे क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। If the sample size is small, the actual distribution of a data may or may not be normal. But as the sample size gets bigger, it can be approximated by the normal distribution. The statistical theory is used in the simplifying analysis while dealing the stock index and the much more. सेंट्रल रिपीट करना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम मतलब कि हम लोगों को एक मीन डेटा कलेक्ट करना होता है। लाइक कैसा हो जाता है, स्टैटिकली थ्योरी हम कहते हैं लार्ज सैंपल साइज कलेक्ट करना फाइनाइट वेरिएंस से, यानी जिसका हमको पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, वो कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता। फाइनाइट मतलब हमको पता है कि लार्ज सैंपल ऑफ साइज कलेक्ट करना है, जैसे मैंने बताया 500 लोग हैं, तो 500 लोग में से लगभग मेरे को 250-300 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सैंपल विल बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन सैंपल, और जैसे जब मैं 300-350 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, तो एक्चुअल डेटा से हम लोग क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, हमको अंदाजा मिल जाएगा कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग अनएजुकेटेड है, कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग अनइंटरेस्टेड है। यानी 500 लोग और 350 लोग में नियर बाय डाटा हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड द वर्ड सेंट्रल लिमिट ऑफ अ थ्योरम, जिसे हम मीन के थ्रू से फाउंड करते हैं। जैसे कि मीन निकालते, यानी अलग अलग डाटा को कलेक्ट करके हम उसको क्या निकाल के लेंगे, मीन से कलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे नमूना आकार बड़ा और बड़ा होता जाता है, नमूने का एक माध्यम वास्तविक जनसंख्या माध्यम के करीब होता जाएगा। यदि नमूना आकार छोटा है, तो डेटा का वास्तविक वितरण सामान्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
लेकिन जैसे जैसे नमूना आकार बड़ा होता जाता है, इसे सामान्य वितरण द्वारा अनुमति किया जा सकता है। यह संख्या सिद्धांत, स्टॉक इंडेक्स और बहुत कुछ से निपटने के दौरान विश्लेषण को सरल बनाने में उपयोगी है। The CLT can be applied to the almost all type of a probability distribution, but there are some exceptions. For example, if the population has a finite variance, also the theorem applied to the independent, identically distributed a variable. It can also be used to answer the question how the big a sample you want. Remember that the sample size grows, the standard deviation of the sample average fall because the population standard deviation divided by the square root of a sample size. ये एक चीज है जो प्रैक्टिकल चीज है जिसे हम क्या कर रहे हैं इसमें ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कर देते बट सम एक्सेप्शन के साथ। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन हैज अ फाइनाइट वेरिएंस, मुझे मालूम है कि मुझे 200 लोगों का डाटा लेना है। ऑल्सो द थ्योरम अप्लाई टू द इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल, हमने 300 लोगों के हिसाब से वेरिएबल डिवाइड करके रख लिया। इट कैन ऑल्सो द आंसर द क्वेश्चन हाउ द पिक अ सैंपल यू वांट, और इससे हम अंदाजा लगा देते हैं कि हमको 300 में से कितने लोगों का डाटा कलेक्ट करने मिल जाएगा, कितने का नहीं। रिमेंबर दैट सैंपल साइज ग्रो, जैसे जैसे सैंपल साइज ग्रो होते जाएगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन और सिंपल एवरेज फॉल हो जाएगा बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ अ सैंपल साइज। लगभग सभी प्रकार के संभाव्यता वितरणों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या का परिमित विचरण है, साथ ही ये प्रमेय स्वतंत्र सामान्य रूप से वितरित चरों पर लागू होता है। इसका उपयोग इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी किया जा सकता है कि आप कितना बड़ा नमूना चाहते हैं। यदि रखें कि जैसे जैसे नमूना आकार बढ़ता है, नमूना औसत का मानक विचलन गिरता जाता है, क्योंकि ये नमूना आकार के वर्गमूल से विभाजित संख्या मानक विचलन है। This theorem is an important topic in statistics. It may real-time application. A certain random variable of interest is a sum of the large number of independent random variables. Such situation we can use CLT to justify using a normal distribution. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थियरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक को लेकर। लाइक जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा, इंडिपेंडेंट होता जाएगा, तो वो ग्रो करता जाएगा। यानी स्टैटिकली हम लोग को डिजाइन बनाने में कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। बेटा प्रियंका मैम नहीं हूँ मैं, सना क्या हो गया बेटा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अभिषेक तुम कहाँ हो? ओके, ये प्रेम सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण विषय है। कई वास्तविक समय के अनुप्रयोग में बजाज का एक निश्चित अच्छिक चर बड़ी संख्या में स्वतंत्र प्रचार का योग है। ऐसी स्थितियों में हम सामान्य बटन के प्रयोग का ही ठहरने के लिए CLT का उपयोग कर सकते हैं। Is this clear? अभी आ गया CLT स्टेटमेंट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये क्या कहता है? स्टेट whenever a random sample size n is taken from any distribution with a mean n variance, then the sample mean will be approximately a normal distribution with a mean variance. The large value of a sample size better approximate the normal. देखो ओके, तो कैसा हो जाता है कि सेंट्रल लिमिटेड थ्योरम के अंदर जब हमको डाटा मिलता है, अगर हमारे स्मॉल डाटा है तो हम मीन वगैरह से तो एवरेज कवर अप कर लेंगे, लेकिन हमारा डाटा जैसे जैसे लार्ज हो जाता है तो बेटर हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल चीजों से ज्यादा हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभिषेक नींद में है या अभिषेक मेरा नाम भूल गया है या अभिषेक अभी तक पेपर 1 की क्लास अटेंड कर रहा है। Assumption of a central limited theorem: sample should be drawn randomly following by the condition of randomized. Sample drawn should be independent for each other. They should not influence the other sample. When the sampling is done without a replacement, the sample size should be exist 10% of our total population. Estimation statistic और द सिंपल एस्टिमेशन इज अ डाटा एनालिसिस फ्रेमवर्क। जैसे ये एस्टिमेशन यानी का अंदाजा लगा लेना कि यहाँ का साइज इतना है, यहाँ का एक्सपेरिमेंटल इतना है, हमको इतना प्लानिंग करके चलना है, इतना एनालिसिस करना। हाँ, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट
which is a superb or definitely one answer is going to be give you. ये आपको 2 मार्क्स कैसे देंगे? What is the analysis of a variance? ANOVA. Analysis of variance. ANOVA is an analysis tool use a statistic that split the observed aggregate variability found inside the data set into the two parts, systematic factor and random factor. The systematic factor have a statistic influence on the given data set while random factor do not. Analysis use the ANOVA test to determine the influence that independent variable have on the dependent variable is a regression study. हम इसके अंदर दो चीजों को टेस्ट करते हैं. ANOVA के अंदर दो तरीके से हम टेस्टिंग होती है. पहले हम जो होते हैं इन्फ्लुएंस जो फैक्टर के हिसाब से लेकर चलते हैं और एक डेटा एनालिसिस को लेकर चल देते हैं. अब यहाँ पर हम दो तरीके से ग्राफिक में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. जब कहीं ना कहीं एक ग्राफ जो है इन दोनों से क्रैश हो गई यानी मिल गई तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट अगर अलग हो गए तो वेरिएबल हैव अ डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन स्टडी. हमें एक रिग्रेशन पता चलता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना सही चल रहा है. हाँ, इसीलिए विचलन का विश्लेषण ANOVA क्या है? ANOVA एक विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग आंकड़ों में किया जाता है जो एक डेटा सेट के अंदर पाए गए एक देखे गए समग्र परिवर्तनशीलता को दो भागों में विभाजित करता है, व्यावसायिक कारक और या इच्छायिक कारक. ये गए डेटा सेट पर व्यावसायिक कारकों का संख्या क्रिया प्रभाव होता है जबकि ये इच्छित कारक नहीं होते हैं. प्रतिगामन अध्ययन में आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव के निर्धारित करने के लिए विश्लेषक ANOVA परीक्षण का उपयोग करते हैं. हमें रिग्रेशन फाउंड करना लेता है, कलेक्शन डाटा उसमें होता है. यस, तो हमें प्रभावित करना है. एक रिग्रेशन एक लाइन जो होती है दूसरे लाइन से टच होती है तो भाई कौन से पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं या कौन से पॉइंट पे लोग नहीं मिल रहे, तो बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है कितना डाउन है, या हमने जो डाटा ऑफ कलेक्शन लिया है वो राइट वे से जा रहा है कि रॉन्ग वे से जा रहा है. The T and Z test method developed in 20th century were used for statistic analysis until 1981 when Ronald Fisher created an analysis of variance method. ANOVA उन्होंने किया था. It is called the Fisher analysis of variance and it is extension of the T and Z test. The term became a well known in 1925 after appearing a Fisher's book, Statistic Method of a Research Work. It was an employee of experimental psychology and later expanded a subject that was a more complex. Formulas of ANOVA. F से आ जाता है MST, MSE. F से आएगा ANOVA coefficient. MST mean of sum square due to the treatment. Mean of square for the error. ये सारे फॉर्मूला के कीवर्ड्स हैं. जब हम ANOVA का टेस्टिंग देखते हैं तब हम कोई कीवर्ड्स वगैरह यूज में आते हैं. Example how to use the ANOVA. A researcher might have example. Test student from the multiple colleges to see if the student from one of the college consistently outperform students from the other college. In a business application, an RD research might test two different processes to creating a product to see if one process is better than the other in the term of cost efficiency. हम दो तरह के प्लान रेडी रखेंगे, पहला प्लान भी करेंगे दूसरा क्लास भी एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन देखेंगे कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल होता है. यस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं कराऊंगी आपको. डोंट वरी, मैं सोच रही हूँ आज के लिए इतना ही करूँ वरना बाउंसर हो जाएगा. क्या कहते हो दोस्तों? क्योंकि ANOVA बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे उसके लिए रिस्क नहीं लेना. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम लोग और कल अच्छे से और टॉपिक अच्छे से करेंगे. थोड़ा CID वाला लुक भी लेकर आएंगे. बेटा आगे के पार्ट्स डिफिकल्ट है, हर एक के लिए लेकर चलना हमको. थोड़ा थोड़ा खाना खाते ताकि हमको डाइजेस्ट हो जाए. एक साथ खाना खाने जाएंगे तो ये भी चीज आउट हो जाएगी वो भी चीज आउट हो जाएगी. तो बेटर है, आई नो डैट कितनी लिमिट है, इतना डाइजेस्टफुल है. ओके, नो इशू. पानी पूरी की तरह खाओ यार, बिरयानी समझ के मत खाओ. हाँ, पानी पूरी थोड़ी अच्छी लगती है
हाँ, मुझे इसीलिए ये यूनिट को थोड़ा धीरे धीरे मैं इसीलिए लेकर खींच के लेकर जा रही हूँ, ताकि हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, आई विल मीट यू एज इन टुमारो इंशाल्लाह। ओके, चलो बाय बाय।